नमस्ते भाई सभी को। सेठ मोतीलाल कॉलेज के पोर्टल पर चल रही ऑनलाइन की इंग्लिश लिटरेचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास चल रही है अपनी बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। बीए पार्ट फर्स्ट है और साथ में ये इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पेपर चालू करेंगे हम। इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड। देखिए फर्स्ट पेपर अपना कंप्लीट हो गया था और सेकंड पेपर की बात हम करें तो सेकंड पेपर में सेक्शन ए में दो ऐसे अपने बच्चे थे, एक बर्ट्रांड रसेल का नॉलेज एंड विजन और दूसरा हिलेरी बेलोव का ऑन एन एजुकेशनल रिफॉर्म। और सेक्शन बी में स्टोरीज थी वो कंप्लीट हो गई। एनिमल फॉर्म अपने जो नॉवल है वो बची और सेक्शन सी है वो अपना पूरा ही अनटचेबल रहा, उसको हमने टच ही नहीं किया। तो अभी तो हम सेक्शन सी चालू कर रहे हैं पहले और उसके बाद में जो भी अपने प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में जो शेष रह गया, जो ऑफलाइन क्लासेज में हमने नहीं पढ़ा, वो हम इन ऑनलाइन क्लासेज में बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए सेक्शन सी को चालू कर रहा हूं मैं अभी, इसको हमने बिल्कुल नहीं देखा था। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर सेकंड पेपर में सेक्शन सी चालू कर रहे हैं। सेक्शन सी में 4 पॉइंट दिए हुए हैं अपने पास में। कौन कौन सी? एक है पहला पॉइंट प्रोज एप्रिसिएशन और दूसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन और तीसरा है अपना पॉइंट ये है रिपोर्ट राइटिंग और 4 नंबर जो पॉइंट है अपने पास में वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। इस प्रकार से ये 4 पॉइंट हैं। These 4 points are prescribed here in our syllabus. None of these 4 points seems to be related to English literature, but all these 4 points have been given to us to help a practical approach over the language. इस practical approach को ध्यान में रखते हुए बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के सेक्शन सी में इस प्रकार का मैटर दिया हुआ है। तो आइए अब हम सबसे पहले प्रोज एप्रिसिएशन में चल रहे हैं, देखते हैं ये प्रोज एप्रिसिएशन क्या होती है। प्रोज एप्रिसिएशन ये अपने टॉपिक का नाम टाइटल हो गया। यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं एप्रिसिएशन, प्रोज एप्रिसिएशन को हम हिंदी में देखें तो ये है समीक्षा। इसका सेंस प्रशंसा भी होता है या समीक्षा, प्रोज की समीक्षा करना। हमने देखा था कि लिटरेचर में बी रिटन इन 2 मेजर जॉनर्स दैट आर वर्ड्स एंड प्रोज। प्रोज में जो लिटरेचर लिखा जाता है उसकी लिटरेरी क्वालिटीज की समीक्षा करना प्रोज एप्रिसिएशन है। तो प्रोज एप्रिसिएशन को हम परिभाषित करें तो क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे? इट्स द जजमेंट ऑफ द लिटरेरी क्वालिटीज treated in a prose piece. No matter on what topic it has been given to us, but a prose piece is given to us to be evaluated literally. साहित्यिक रूप से इसका आकलन करने के लिए हमें एक प्रोज का पीस दिया जाएगा और उस प्रोज पीस में उस प्रोज पीस में साहित्यिक आकलन करते हुए देखेंगे कि लिटरेरी क्वालिटी इसमें किस स्तर तक है। यही प्रोज एप्रिसिएशन है। तो देखिए हम
प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ये अप्रोच एप्रिशिएशन, इसमें कैसे कैसे लिटरेरी क्वालिटीज का आकलन देखा जाता है वो देखते हैं। देखिए इसमें कुछ एक पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन ये तो इस प्रकार से हम ये पूरी एप्रिशिएशन कर देंगे। इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें इसका सेंट्रल मैसेज देखना है। व्हाट मैसेज द गिवन प्रोज पीस कन्वेज। तो क्या है इसमें हम देखेंगे सेंट्रल मैसेज किसके प्रति मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहता है, ये बात हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दे देंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में देखिए हम इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस टाइप का प्रोज है। टाइप ऑफ प्रोज ये देखते हैं दूसरे पॉइंट पर। टाइप ऑफ प्रोज कितने टाइप का हो सकता है, इसको मोटे तौर से हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहला टाइप हम इसका देखते हैं ये नरेटिव हो सकता है, और दूसरा देखते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं तो ये आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। आर्गुमेंटेटिव ये तीन मेजर फॉर्म है अप्रोच की। अप्रोच पीस मस्ट बी देयर इन एनी ऑफ दीज थ्री टाइप्स। फर्स्ट तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेटिव कैसा अप्रोच पीस होता है। इसमें कोई स्टोरी कही जाती है इन फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। ये होता है इन फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, और वी कैन से it has the impact of imagination. It's a certain type of imaginative prose piece. ये स्टोरी के रूप में होता है। स्टोरी किस प्रकार से चलती है, स्टोरी में जो एक्शन है वो आगे सहज रूप से आगे चलती रहती है, वैसे इसमें एक्शन आगे चलती रहती है। स्टोरी ही ये मानो कि नैरेटिव प्रोज पीस है। और डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में ये सीन का वर्णन कर देंगे, एक्सपोजिटरी नेचर का अप्रोच पीस होता है। तो ये है, इसमें हम कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ए सीन it means we don't know anything of what's there before the narrator. We see everything by the eyes of the narrator. The narrator speaks and tells us what's there before him. Suppose some narrator tells us about the geographical situation of the Taj Mahal and about the physical beauty of the Taj Mahal. In that condition, that prose piece will surely be descriptive, because through the mouth of the narrator we happen to know what's there before him to narrate. तो हम ये देखेंगे कि जो कुछ बोलकर बता रहा है वो नरेटर बोलकर बता रहा है, उसके बोलने के बताने से ही हमें पता चलता है कि क्या है, हमारे दिमाग में सीन बन रहा है, तो वो एक सीन का वर्णन कर रहा है, हम ऐसा मानेंगे तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसको डिस्क्रिप्टिव प्रोज पीस कहते हैं। आगे है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव प्रोज क्या होता है? ये अपील्स टू लॉजिक, इट अपील्स टू लॉजिक। यहाँ पर राइटर और नरेटर गिव्स लॉजिक्स टू हम ये कह देंगे कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, टू क्लैरिफाई हिज पॉइंट द राइटर गिव्स लॉजिक्स। तो राइटर लॉजिक देता है अपने पॉइंट क्लियर करने के लिए, और उन लॉजिक के आधार पर हम आगे एक के बाद एक पॉइंट चलता रहता है। आर्गुमेंटेटिव प्रोज में हम देखते हैं तो देखो आपके सिलेबस में जो बेकन की एसेज हैं, बेकन का एक ऐसे है आपके सिलेबस में ऑफ स्टडी, और के अलावा हम बेकन के बहुत सारे एसेज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सारे आर्गुमेंटेटिव हैं। बेकन एक बात कह करके उसको क्लियर करता है, सिद्ध करता है लॉजिक देकर, लॉजिक के आधार पर। कहने का मतलब है ये प्रोज पीस है, ये लॉजिक को अपील करता है, प्लीज पर चलता है।
तो इन तीनों में से ये देखेंगे हमारा दिया गया प्रोज पीस है वो किस प्रकार का है। अब देखिए तो तीसरा पॉइंट जो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोज के बाद में स्टाइल। जो प्रोज पीस दिया हुआ है हम उसकी स्टाइल देखिए किस प्रकार की स्टाइल है, उसमें स्टाइल कैसी है। देखिए स्टाइल बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन मोटे तौर से प्रोज की हम दो स्टाइल देखते हैं। एक तो कौन सी है, एक तो है पर्सनल और एक है इम्पर्सनल। पर्सनल कैसी स्टाइल होती है, पर्सनल स्टाइल में देखिए राइटर है वो खुद अपने आप को शामिल करते हुए बोलता है, इसलिए वो देखना आई ऐसा सब काम में लेता है, बार बार काम में लेता है ऐसा सब, क्योंकि वो अपने आप को शामिल करता है उस वक्तव्य में। या हम यूं कहें व्हाटएवर ही स्पीक्स थ्रू द मीडिएशन ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप के माध्यम से बोलता है राइटर। द राइटर हिमसेल्फ बिकम्स a good medium of expression। कोई घटना है तो उसको अपने ऊपर लेता है, अपने माध्यम से क्लियर करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो आई बोलता है इसका मतलब फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज में बोलता हो, तो हम कहेंगे ये फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज में होता है। फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज में अगर उसे प्रोज पीस की लैंग्वेज फर्स्ट पर्सन है तो उसकी पर्सनल स्टाइल है। दूसरी है इम्पर्सनल स्टाइल। इम्पर्सनल स्टाइल में राइटर आई नहीं बोलता है, वो अपने आप के ऊपर नहीं लेता है, वो खुद एक्सप्रेशन का मीडिएटर नहीं बनता है, वो बल्कि किसी अन्य को बनाता है, औरों के बारे में कहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पर्सनल स्टाइल वो होती है इसमें थर्ड पर्सन लैंग्वेज होती है, थर्ड पर्सन लैंग्वेज होती है। तो डेफिनेटली वी शैल बी एबल टू फाइंड आउट व्हिच टाइप ऑफ ए स्टाइल ऑफ ए गिवन प्रोज पीस इज देयर। और इस स्टाइल के बाद में हम देखते हैं, तो देखिए बाद में चौथे पॉइंट पर हम देखते हैं टोन। देखिए टोन क्या है, ये वास्तव में एक वोकल एटीट्यूड है। वोकल एटीट्यूड सही मायने में देखा जाएगा तो टोन है वोकल एटीट्यूड है। आप बोल रहे हो, आपकी टोन कैसी है, वोकल एटीट्यूड था, बोलने में आपकी एटीट्यूड कैसी है, वो आपकी टोन कहलाती है। ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है एज पर द लिसनर। और इस यहाँ पर चूंकि बोला नहीं जाएगा, यहाँ पर तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो हम ये कहेंगे कि ये जनरल कैरेक्टर होता है। जनरल कैरेक्टर ऑफ ए प्रोज पीस, जनरल कैरेक्टर ऑफ ए प्रोज पीस। कि कोई प्रोज पीस आपको दिया गया है तो उसका जनरल कैरेक्टर कैसा है, वो सामान्यतः किस दिशा में आपको लेकर के जा रहा है, या आपके ऊपर डायरेक्टली कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है। वो मैटर जो प्रोज पीस का दिया हुआ हो आप पर डायरेक्ट कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट्स इट्स टोन, वो उसकी टोन है। तो टोन देखो कैसी कैसी हो सकती है। टोन के मामले में हम देखें तो देखना टोन है आपकी वो इंस्ट्रक्टिव हो सकती है, इंस्ट्रक्टिव अर्थात ये शिक्षात्मक हो सकती है। इसी प्रकार से इंस्ट्रक्टिव के साथ में हम और देखें तो देखिए ये इंस्ट्रक्टिव के साथ साथ में हम और जिसको देखते हैं तो ये मतलब इम्प्रूवमेंटिव हो सकती है, ये कुछ सुधारात्मक प्रोसेस के लिए हो सकती है, इम्प्रूवमेंटिव हो सकती है, या ये एंटरटेनिंग हो सकती है, मनोरंजन करने वाली हो सकती है, या फिर ये एंटरटेनिंग हो सकती है, या ये और भी दूसरे तरीके से हम देखें तो ये पर्सुएसिव हो सकती है, PERSUASIV, मतलब फुसलाने वाली हो सकती है। ये कहने का मतलब है कि ये टोन उस प्रोज पीस के नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है। शॉकिंग हो सकती है, ये कोई अचानक कोई सदमा पहुंचाने वाली हो सकती है, या हम ये कहें कि ये एनकरेजिंग हो सकती है, या ये ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है। शॉकिंग, इनकरेजिंग, ऑप्टिमिस्टिक इस प्रकार की टोन हो सकती है। टोन को हम कह सकते हैं शॉकिंग भी हो सकती है, ये एनकरेजिंग भी हो सकती है, करेजिंग भी हो सकती है, इनकरेजिंग भी हो सकती है। और ये कहने का मतलब है टोन किसी न किसी प्रकार की होती है। और
उस टोन को हमें पहचानना होगा ताकि मतलब उस टोन के बारे में हम यहाँ पर अपना एक पॉइंट लिख सकें। अब देखिए इस टोन के बारे में हम यहाँ पर ये 4 नंबर टोन हो गया। 5वां पॉइंट जो अपना है वो लिटरेरी, ये देखते हैं लिटरेरी स्ट्रक्चर। लिटरेरी स्ट्रक्चर इसमें क्या देना होता है, देखिए इसमें दिए गए प्रोग्राम में हमें कुछ लिटरेचर से संबंधित पॉइंट्स हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिगर ऑफ स्पीच है तो उनका आउटपुट कैसा वहां पर वो हम बता सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच दे सकते हैं। यहाँ पर लिंग्विस्टिक फ्लो कैसा है, भाषाई फ्लो कैसा है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। लिंग्विस्टिक फ्लो दे सकते हैं, बता सकते हैं उसका, या और किसी प्रकार का कोई लिटरेरी आउटपुट यहाँ पर दिया गया है तो उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो अंत में देखिए आप ये जो अंतिम पॉइंट इसमें लगाओगे अर्थात 6 का पॉइंट वो लगाओगे समिंग अप। समिंग अप है वो एक प्रकार से आपके किस्म का डिसिप्लिन है जिसमें आप 2 लाइन के रूप में उसका 2 लाइन इसका समिंग सार लिख सकते हो। ये हुआ आपका एक पूरा डिलाइनेशन हो गया आपके प्रोज पीस के एप्रिसिएशन का, प्रोज एप्रिसिएशन का। अर्थात सबसे पहले क्या करोगे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में सेंट्रल मैसेज यू हैव टू रीड आउट द गिवन प्रोज पीस and after your first reading you can find out what central message this prose piece delivers to you. That central message is to be written here. तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सेंट्रल मैसेज लिखना, यही अपना इंट्रोडक्शन हो गया। और टाइप ऑफ प्रोज किस प्रकार का प्रोज है ये मतलब हम दूसरे पॉइंट में लिख देंगे। हम अभी हल करके देखेंगे हम एक प्रोज पीस को, अगर एप्रिसिएशन को हल करेंगे उसमें हमें ये देखना है, उसको एक बार पढ़ते हैं 2 बार पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का ये प्रोज है, ये नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है। तीसरे पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं तो ये स्टाइल है। स्टाइल में देखिए हमने 2 ही पॉइंट लिए हैं, पर्सनल स्टाइल और इम्पर्सनल। पर्सनल अगर वो फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज में है तो पर्सनल स्टाइल, और इम्पर्सनल अगर वो थर्ड पर्सन लैंग्वेज में तो इम्पर्सनल स्टाइल हो गई। और उसके बाद में 4th पॉइंट में हम देखते हैं टोन। टोन में का मतलब शाब्दिक टोन का क्या होता है, वोकल एटीट्यूड यहाँ पर, लेकिन चूंकि बोला नहीं जाएगा, वोकल एटीट्यूड तो बोलने की एटीट्यूड है, आपका तो लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोज पीस के संदर्भ में देखा जाए तो टोन में से जनरल कैरेक्टर ऑफ ए प्रोज पीस, जो प्रोज पीस का जनरल कैरेक्टर क्या है उसका जो सामान्य कैरेक्टर कैसा चल रहा है उसको हम टोन कहेंगे। देखो वो कैसा हो सकता है, इंस्ट्रक्टिव हो सकता है, शिक्षाप्रद हो सकता है कोई प्रोज पीस, वो इम्प्रूवमेंटिव हो सकता है, सुधारात्मक हो सकता है, एंटरटेनिंग हो सकता है, मनोरंजन से संबंधित हो सकता है, परसुएसिव फुसलाने वाला हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है, इनकरेजिंग हो सकता है। इस प्रकार की टोन हो सकती है। टोन का भी पता चलना चाहिए कैसी टोन है, तो उसके ऊपर बाद में हम हमारी जो टोन के ऊपर अपनी एक्सप्रेशन प्रोज पीस से संबंधित दे सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट करना लिटरेरी स्ट्रक्चर। ये देखना है कि उस प्रोज पीस का लिटरेरी स्ट्रक्चर कैसा है। देखो लिटरेचर क्या है, लिटरेरी मींस रिलेटेड टू लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, लिटरेचर मींस एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, लिटरेचर मींस द स्टडी ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। सो ये तो है नहीं कि आपका प्रोज पीस है वो पूरा जनरल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखो आप चाहिए, आप खुद एक प्रयास करोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे, उसमें लिटरेरी आउटपुट तो आएगा ही। तो लिटरेरी आउटपुट को हमें पहचानना है, उस लिटरेरी आउटपुट के ऊपर हमें 2 या 3 लाइन यहाँ पर इस हेडिंग के तहत लिख देते हैं लिटरेरी स्ट्रक्चर के तहत। और देखिए लिटरेरी आउटपुट में मोटे तौर से क्या फिगर्स ऑफ स्पीच आ गई तो वो लिख देते हैं, लिंग्विस्टिक फ्लो कैसा है उसमें वो लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर लिटरेरी स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट अपना बचता समिंग अप। समिंग अप है वो जैसा कि मैंने बताया इसमें लिखना कुछ नहीं है, मोटे तौर से एक प्रकार से आपके क्वेश्चन का डिसिप्लिनरी पॉइंट है। ये आपका क्वेश्चन को संपूर्णता देता है, जो कुछ हमने लिखा उसी के ऊपर हम 2 लाइन लिखते हैं समिंग अप के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोज एप्रिसिएशन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम एक प्रोज एप्रिसिएशन करेंगे, अभी एक प्रोज एप्रिसिएशन यहाँ पर हम सब मिल करके, और उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से आगे प्रोज पेश होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अपनी परीक्षा में क्वेश्चन इस मोड पर आ सकता है। जैसे ऊपर लिखा है एप्रिशिएट द फॉलोइंग प्रोज पीस, फॉलोइंग प्रोज पीस को एप्रिशिएट कीजिए। ऐसे भी लिखा आ सकता है क्रिटिकली एप्रिशिएट द फॉलोइंग प्रोज पीस। तो देखिए यहाँ ये प्रोज पीस है छोटा सा, इसको हमें एक बार इसकी थर्ड रीडिंग करनी है,
After that, we shall be able to know what's there in this prose piece, what the writer wants to convey to us, and which literary devices or what type of a literary structure has been given in this prose piece. After we have come to know all this, it will be easier for us to appreciate this prose piece. Okay, so first we read it. When one doesn't listen to you. देखो थोड़ा थोड़ा अपनी मदर टंग में इसका अनुवाद करते चलते हैं ताकि और अपने समझ में आ जाए. When one doesn't listen to you, जब कोई आपकी नहीं सुनता है, don't say, या जब कोई आदमी आपकी नहीं सुनता है तो don't say to him anything, तो उसको कुछ मत कहो, and don't concern him, और उसकी कोई परवाह मत करो. यदि कोई आदमी आपकी नहीं सुनता है तो उसको कुछ ही मत कहो और उसकी कोई परवाह मत करो. You are just a man, आप तो एक आदमी हो, not a god to write someone's fate. आप कोई गॉड नहीं हो किसी का भाग्य लिखने के लिए. कई बार हम गॉड बनने की कोशिश करते हैं, हम चिंतित होते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्योंकि वो अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं चलता, इसलिए हम चिंतित रहते हैं. तो यहाँ पर काजल भी आप गॉड नहीं हो, आप कोई भगवान नहीं, आप कोई देवता नहीं हो कि किसी का भाग्य लिख दोगे. आपकी कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं आपकी, तो आप उसके बारे में क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों उसको बार बार कुछ कहते हो. इफ दैट अदर पर्सन डजंट थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यदि सामने वाला व्यक्ति खुद ही अपने बारे में नहीं सोचता है तो हु यू आर टू थिंक ऑफ हिम, तो आप कौन होते हैं उसके बारे में सोचने वाले. शेयर योर इमोशंस, आप अपने इमोशन शेयर करो ओनली विद द वन, उसके साथ शेयर करो हु थिंक्स ऑफ यू, जो आपके बारे में सोचता है. अर्थात आप कुछ कहते हो तो उसको कुछ कहो जो आपकी मानता है. आपको कोई मानता नहीं है, अगर ऐसा बंदा जो आपको नहीं मानता है उसको बार बार क्यों कहते हो. यू आर नॉट ए बेगर, आपको भिखारी थोड़ी हो टू बेग पर्सन, कि आप अपनी परवाह अपना ध्यान खींचने के लिए भीख मांगते हो, अपना ध्यान देने के लिए भीख मांगते हो कि भाई ध्यान दो, मैं कुछ कह रहा हूँ मेरी बात मानो, ध्यान दो मेरी बात पर. ऐसा क्यों कहते हो आप, दूसरों से ऐसे भीख क्यों मांगते हो. यू आर एन इम्पोर्टेंट इनहेबिटेंट ऑफ दिस प्लैनेट, आप इस प्लैनेट की एक महत्वपूर्ण आप इस प्लैनेट की ये ग्रह, आप इस ग्रह के एक महत्वपूर्ण इनहेबिटेंट निवासी हो, आप महत्वपूर्ण निवासी हो इस ग्रह के. आप कोई भिखारी थोड़ी किससे अपने ध्यान की भीख मांगो. अरे नेवर टू डाई, आप तो महत्वपूर्ण हो. नेवर टू डाई, कभी मरने के लिए नहीं हो आप कभी नहीं मरोगे. बट टू लिव इवन आफ्टर योर बॉडी हैज गॉन टू आशीष, बल्कि आपकी बॉडी की राख हो जाएगी, उसके बाद भी आप जिंदे रहने वाले हो. इसका मतलब है आप तो अच्छे कर्म कर रहे हो, आप सुविचारों में जी रहे हो, तो आप अपने विचारों में अपनी इस बॉडी के नष्ट होने के बाद में भी जिंदा रहोगे. ओनली डेड पर्सन्स डाई, केवल मरते आदमी होते हैं वो मरते ही, जो मरते पहले से, अर्थात जो अपने विचारों में नहीं जीते हैं, जिनके विचार फॉलो करने के योग्य नहीं है, वो पहले से डेड है. तो डेड पर्सन वो मरते ही, लिविंग वंस लिव फॉरएवर, जिंदे व्यक्ति हैं वो तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदे रहते हैं. यू हैव टू लिव, आपको जिंदा रहना है इन द हार्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक लोगों के दिलों में आपको जिंदा रहना है. जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके दिलों में आपको राज करना है. इफ फूल्स टुडे अवॉइड यू, यदि फूल्स हैं मूर्ख व्यक्ति आज आपको अवॉइड करते हैं तो फर्क होता है, तो आप उनको माफ कर दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो. दे आर डेड विद लिविंग बॉडीज, वो मरते हैं, मृत हैं, वो मरे हुए हैं. वो लिविंग बॉडीज के साथ उनकी बॉडी जिंदी है, बल्कि वो खुद अपने आप में मरे हुए हैं, जिंदी बॉडी को घसीट रहे हैं. यू हैव बीन बोर्न टू अटेन, आप पैदा हुए हो टू अटेन ए सर्टेन एम, एक डेफिनेट एम प्राप्त करने के लिए, दैट इज टू लिव फॉरएवर, और वो एम है हमेशा हमेशा के जिंदा रहना. कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डू, जो कुछ आप कर रहे हो उसको करते रहो. टू इम्पार्ट द वेलफेयर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के कल्याण को लाने के लिए, इस दुनिया में कल्याण बहाल करने के लिए आप जो कुछ कर रहे हो उसको करते रहो. दिस इज योर सेक्रेड ड्यूटी, यही आपका पवित्र कर्तव्य है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें एक प्रोज पीस दिया गया और इसका को एप्रिशिएट करना है. कुछ भी हमें दिया हुआ है, माना दिया जाएगा कि लिटरेचर का पीस है, ये एक लिटरेरी पीस है. अब देखिए हम इसको एप्रिशिएट करेंगे तो हमने कुछ डेफिनेट पॉइंट्स जो पहले देखे हैं प्रोज पीस में उनके आधार पर करेंगे. देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लिख लोगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन सेंट्रल आइडिया इसका क्या है.
ये है सेंट्रल आइडिया, इसको हम देखेंगे तो ये यही है, इसका सेंट्रल आइडिया है कि ये हमें ये बताता है किस आदमी को हमें कुछ कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए। अर्थात जो हमें ओबे करता है, हमें जो हमारी आज्ञा मानता है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें उसको के लिए कुछ अच्छी बातें उसको बतानी चाहिए। अगर वो हमारी बातों का फॉलो करता है तो जो हमारी बातों का फॉलो ही नहीं करता है उसके सामने उसके बारे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कहेंगे कि दिस प्रोज पीस सीधा डायरेक्ट लिख देंगे हम, कन्वेज द मैसेज ऑफ ह्यूमन फिलोसफी का मैसेज ये है, कन्वे करता है फिलोसफी। It says that we should be concerned, हमें चिंतित होना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, only for those who obey us, जो हमें obey करें, obey us and avoid, और हमें avoid कर देना चाहिए, avoid all those who don't follow, जो फॉलो नहीं करते हैं what we say, जो हम कहते हैं उसका फॉलो नहीं करते हैं, ये उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया, सेंट्रल जो मैसेज है वो आ गया हमारा इसमें। और अब हम 2 नंबर पॉइंट पर हम देखते हैं। देखो 2 नंबर पॉइंट पर मैंने टाइप ऑफ प्रोज बताया था। टाइप ऑफ प्रोज हम देखना है किस प्रकार का प्रोज है। देखिए नैरेटिव तो नहीं है, कोई स्टोरी नहीं की जा रही है। If a certain story is being spoken here, being told here, in that condition, this prose would have been a narrative prose. And if a certain scene is being exposed here, in that condition, it would be descriptive prose. But neither of these two situations is there in this prose piece, and therefore we can say that it's neither a narrative nor descriptive. So now remains argumentative. Definitely it's an argumentative prose piece. यहाँ पर जो भी आगे आइडिया दिया जा रहा है उसको दलील के माध्यम से पिच वाली बात को आधार बनाकर आगे और बात क्लियर की जा रही है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि आर्गुमेंटेटिव है। तो हम कहेंगे दिस प्रोज पीस इज एन argumentative when it appeals to logically it connects the previous and afterthought बस पर्याप्त हो गया। ये लॉजिक में जोड़ता है पहले वाले और आगे वाले विचार, ये टाइप। और इसके बाद भी देखो हम तीसरे पॉइंट के ऊपर हम लिखेंगे। इसका तीसरे पॉइंट के ऊपर अपने पास में थोड़ी सी जगह हम ऊपर बना लेते हैं इसकी। ये लो तीसरे पॉइंट के रूप में हमारे पास में क्या है। तीसरे पॉइंट में जो हमने इसकी स्टाइल देखी थी, तो स्टाइल में देखेंगे। देखो स्टाइल क्या है। स्टाइल में हमने 2 ही बात स्टाइल पर जोर दिया था, 2 को एम्फसाइज किया था हमने कि स्टाइल या तो पर्सनल या इम्पर्सनल। देखिए इसमें इम्पर्सनल में हमने चर्चा की थी कि थर्ड पर्सन लैंग्वेज होनी चाहिए। हालांकि थर्ड पर्सन लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन सेकंड पर्सन लैंग्वेज है। सेकंड पर्सन लैंग्वेज में सबको शामिल है, सबको इंगित करता हुआ है। यू है यहाँ पर, यू सब के लिए है। तो देखिए यहाँ पर इम्पर्सनल स्टाइल है, तो हम कहेंगे दिस प्रोज पीस
is written in impersonal style, और impersonal भी कौन से पर्सन में लिखी हुई है वो देख लेना है हमें। स्टाइल तो लिखेंगे द सेकंड पर्सन में लिखा हुआ है द सेकंड पर्सन एक्सप्रेशन, द सेकंड पर्सन एक्सप्रेशन हियर includes, ये शामिल करता है includes the whole humanity। ये स्टाइल के बारे में पॉइंट आ गया अपना। और स्टाइल के बारे में हम इसके एक पॉइंट ले लेंगे टोन के बारे में इसका। तो देखिए और थोड़ी नीचे जगह बना लेते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट है अपना वो टोन के बारे में लेंगे। तो टोन को देखते हैं, देखो तो इसमें टोन एक बार देखते हैं तो इंस्ट्रक्टिव टोन है हमारी, क्योंकि ये शिक्षा देता हुआ बता रहा है कि जब आगे को सुनता नहीं तो उसके क्यों मानते हो, आपको गौर नहीं हो सकती, आप उसके नीचे उसका भाग्य बदल दोगे, किसी बारे में तो क्यों होते हो आप। तो हम इसके टोन देखेंगे तो देखिए इट हैज दिस प्रोज पीस एक्सप्रेसिस, ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिस एंड इंस्ट्रक्टिव as well as encouraging tone भी बोल रहे हैं इसको, और ये इंस्ट्रक्टिव टोन भी है। ठीक है, to make the matter be effective in mind, कि इसके कारण ये मैटर है, ये इंस्ट्रक्टिव इंकरेजिंग टोन इसके कारण ये मैटर है, ये इफेक्टिव रहता है माइंड। ये टोन हो गई अपनी। और टोन के बाद में हम इसका लिटरेरी जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं 5वें नंबर पर जो लिटरेरी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। लिटरेरी स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। लिटरेरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि देखो इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का जो फ्लो है वो वास्तव में शानदार फ्लो है। तो हम देखेंगे कि स्प्लेंडिड linguistic flow has been explicated, दर्शाया गया है, explicated in this prose piece, all the words सारे words and expressions, और जितनी भी एक्सप्रेशन इसमें आई है एक्सप्रेशंस have been given, इनको दिया गया है given a प्री वोकल ट्रीटमेंट कर दो, वोकल ट्रीटमेंट ये हो गया अपना बस। अब अपना 5वां पॉइंट है वो आप लिख दोगे, यहाँ तक तो आपने कर लिया है। अब हम इसी के नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट रखना है। कैसा पॉइंट है ये? समिंग अप का, ये लो समिंग अप, ये देखो समिंग अप है, समिंग अप। अब हम समिंग अप में देखो 2 लाइन लिख देंगे इस प्रकार से, विद splendid linguistic flow, impersonal style and with a sound philosophical message, this one
इज ए गुड पीस ऑफ आर्ट। गुड पीस ऑफ आर्ट, ये बस हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये अपना प्रोज एप्रिसिएशन हो गया है। और अब हम इसके बाद में और क्वेश्चन से हल करेंगे। अभी तक तो अपना इतना है, उसके बाद में करेंगे और क्वेश्चन प्रोज एप्रिसिएशन के से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, तो आगे एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसी नेचर का है ना, जैसा कि हमने पहले वाला किया था। देखिए, एक बार हम इसकी थॉरो रीडिंग करेंगे, एक बार पूरे को पढ़ेंगे इसको, और पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और इसके टोन क्या है, किस प्रकार का ये हमारा प्रोज पीस है। यही बातें हमें इसकी एप्रिसिएशन में लिखनी है। ध्यान रखना है कि ये प्रोज एप्रिसिएशन है, ये कोई व्याख्या नहीं है। एंड therefore it's not much compulsory to us to elongate it in words। शब्दों में लंबा करना जरूरी नहीं है, बस इसके बारे में, इनमें किस प्रकार का ये प्रोज है, कैसी इसकी टोन है, कैसी इसकी स्टाइल है, इनके बारे में बखान कर दिया, बस इनके बारे में लिख दिया। दैट्स आवर प्रोज एप्रिसिएशन। तो क्या लिखा है, एक बार तो इसकी थोड़ा रीडिंग करते हैं। क्या है? Who says honesty is the best policy। जैसे कि मदर टंग की मदद लेते हैं, थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाए। Who says honesty is the best policy। कौन कहता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है? My grandfather was honest। मेरे दादाजी ऑनेस्ट थे, बट nobody would consider him a good person। लेकिन कोई भी उन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं मानता था। यहाँ पर ये कह रहा है, कौन कहता है ईमानदारी अच्छी नीति है? सामान्यतः हम सब कहते हैं ईमानदारी अच्छी नीति है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, बट द राइटर्स एक्सपीरियंस हियर गोज समवॉट अगेंस्ट इट। तो क्या कहता है कि कौन कहता है ईमानदारी अच्छी नीति है? माय ग्रैंडफादर वाज ऑनेस्ट। मेरे दादाजी ईमानदार थे, बट नोबडी वुड कंसीडर हिम ए गुड पर्सन। लेकिन कोई भी उन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं मानता था। ही वुड ऑकेजनली फाइंड ए कॉइन ऑफ 5 पैसा। मेरे दादाजी क्या करते थे, कभी कभार उनको एक 5 पैसे का सिक्का मिल जाता, अलॉन्ग विद 2 स्मॉल पीसेस ऑफ जेगरी, साथ में 2 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के टुकड़े उनके साथ मिल जाता मेरे दादाजी को। ऑन ए ब्रोकन पीस ऑफ एन अर्थन पॉट। एक अर्थन पॉट की अर्थात मिट्टी के घड़े के टूटे हुए टुकड़े के ऊपर रखे हुए, और वो टुकड़ा भी कहाँ रखा हुआ? केयरफुली प्लेस्ड ऑन द क्रॉसवेज ऑफ अ विलेज। हमारे गांव के चौराहे पर सावधानीपूर्वक रखा हुआ एक मिट्टी के घड़े का टुकड़ा, जो कि हमारे गांव के चौराहे के ऊपर सावधानीपूर्वक रखा हुआ होता था। उसके भीतर एक तो 5 पैसे का सिक्का और 2 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कभी कभार मेरे दादाजी को मिल जाते थे। He would pick up their contents। मेरे दादाजी कंटेंट्स को उठा लेता है। कंटेंट जो चीजें हैं, अर्थात 5 पैसे का सिक्का और 2 गुड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उठा लेता। एट जेनरी वो गुड़ खा लेता एंड आस्क ऑल द पासर्स बाय। और सारे राहगीरों से पूछता, कुछ कौन इट माइट बी, ये सिक्का किसका हो सकता है? ये पूछते मेरे दादाजी, ये सिक्का किसका है, किसका हो सकता है? somehow being satisfied with his discovery। अपने डिस्कवरी के साथ किसी प्रकार से संतुष्ट होने के बाद में दादाजी से संतुष्ट हो जाते, भाई उसी आदमी का है, तब he would go to the concerned person's home to return the coin। तब संबंधित व्यक्ति के घर पर जाते दादाजी उस सिक्के को लौटाने के लिए। कन्फेसिंग स्वीकार करते हुए he turned obligation of eating of the jewelry। गुड़ खाने की अपनी जीवन की बाध्यता को स्वीकार करते हुए वो सिक्का लेकर निकल जाते, कहते भैया वो गुड़ तो मेरी जीव नहीं रुकी, वो तो मैंने खा लिया और ये सिक्का आप खा ले लो। बट ही वुड गेट ओनली रिबुक्स। लेकिन वो मात्र रिबुक प्राप्त करते दादाजी, फटकार प्राप्त करते एंड फाउल स्पीच और गाली प्राप्त करते इन रिटर्न बदले में। दादाजी ईमानदारी का काम करते, बदले में उनको गाली मिलती। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाई। मैं कभी भी नहीं समझ सका why even my father would rebuke him, कि मेरे पापा भी इसको क्यों फटकारते थे for his honest activity। अपने इस honest activity के, दादाजी की honest activity थी, कोई चीज मिल जाती इसको उसके रियल मास्टर को सौंप के आते, वो क्यों फटकारते इसके लिए मेरे पापा जी भी उनको मैं समझ नहीं पाया। इन ए विंटर सीजन, एक शीतकालीन अवसर पर while passing through the cremation ground, दाह संस्कार वाले ग्राउंड से गुजरते समय this honest person, इस ईमानदार आदमी ने found a new blanket
इसको एक नई तो ब्लैंकेट मिली, नई कंबल एंड 4 न्यू स्टील ग्लासेस और 4 नए स्टील के ग्लास मिले। नियर बाय द आसिस ऑफ द डेड पर्सन, एक मर्द व्यक्ति की अस्थियों के पास मिले, जिस व्यक्ति को क्रिमेटेड बेबी को, जिसको एक दिन पहले ही दफनाया गया था। पुअर ऑनेस्ट ग्रैंडफादर, बेचारे ग्रैंडफादर ने, ईमानदार ग्रैंडफादर ने क्या किया, पिक करते हैं इन चीजों को उठा लिया, ब्लैंकेट को, 4 स्टील ग्लासेस को उठा लिया, मेड लॉन्ग प्रैक्टिस डिस्कवरी, और अपने लंबे समय की जो प्रैक्टिस की हुई डिस्कवरी थी, सबको पूछना वो चालू की उन्होंने। एंड वेंट टू हैंड ओवर, और संभलाने के लिए चले गए, वेंट टू हैंड ओवर देयर आर्टिकल्स, इन चीजों को संभलाने के लिए चले गए, टू देयर रियल मास्टर, इनके वास्तविक मालिक को संभलाने के लिए चले गए। सिंस देन, तभी से ऑल बिगेन टू कॉल हिम मैड, सभी लोग मेरे दादाजी को पागल कहने लगे। तो ये है अपना क्लोज पीस, और अब हमें इसको इसकी एप्रिसिएशन लिखनी है। एप्रिसिएशन के लिए मैंने डेफिनेट 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर इसको एप्रिशिएट कर देना है, ध्यान रखना है। ये कोई एप्रिसिएशन है, ये कोई व्याख्या नहीं होती है कि हम वर्ड टू वर्ड प्रत्येक लाइन को समझाते चले, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये कोई अनसीन पैसेज की तरह होता है कि हम इसमें है वैसा का वैसा लिख दें, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो साहित्यिक क्वालिटीज देखनी है, लिटरेरी क्वालिटी देखनी है इस पैसेज की केवल। तो देखिए, आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या तय किया था देना, इसमें इंट्रोडक्शन में सेंट्रल मैसेज क्या है। देखिए, इसको पढ़ा आपने तो इसमें ये इतना पता चल गया कि भाई ये जो राइटर है ये ईमानदारी को अच्छी नीति नहीं मानता है। ईमानदार कौन है यहाँ पर, दादाजी है इसके, और दादाजी ने इन्होंने कैसी ईमानदारी, दादाजी में तो दिमाग की कमजोरी है, जो कि चौराहे पर पड़ी हुई चीजों को उठा लेते थे, ऐसी चीजों को उठाते थे जो नहीं उठाना चाहिए था, जो अपशकुनी थी उनको उठा लेते थे। लेकिन इसको पढ़ने से ये भी पता चलता है हमें कि ये जो नरेटर है, जो वृत्तांत हमें बता रहा है, ये कोई छोटा बच्चा है, वो समझ नहीं पा रहा है दादाजी की इस एक्टिविटी को। उसको तो इतनी पता है, इतने बताया गया है कि ईमानदारी चाहिए थी, ईमानदारी चाहिए, कोई चीज मिल जाए कहीं पर तो उसको रियल मास्टर को देना चाहिए, और दादाजी ऐसा करते हैं तो उसको आश्चर्य होता है, दादाजी का सम्मान नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम इसका सेंट्रल जो मैसेज है वो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि देखिए, ये यहाँ पर टकराव हो रहा है एक प्रकार से। टकराव किसका हो रहा है, एक तरफ तो मतलब मोरलिटी का टकराव हो रहा है, और एक दूसरी तरफ मतलब कि ह्यूमन नेचर का टकराव हो रहा है। ह्यूमन नेचर दादाजी की बताई जा रही है, अब वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरफ तो मोरलिटी मानते हैं कि कोई किसी की चीज मिल जाए उसको देना, और यहाँ पर दादाजी वाली मोरलिटी भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फिलोसफिकल ट्रुथ है वो भी उनके बीच में भी आपस में टकराव ऐसा होता है कि वो भी ट्रुथ न रह करके और कुछ मिथ्या कथन बन जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कहेंगे इंट्रोडक्शन है दिस प्रोज पीस, हम लिखेंगे दिस प्रोज पीस, पीस कन्वेज द मैसेज of weakness of the philosophy of the weakness कमजोरी का मैसेज बता रहा है, weakness of philosophical truth की कम, ये मालूम वीकनेस का मैसेज देता है। कई बार ट्रुथ भी कमजोर पड़ जाता है, फिलोसफी खुद कई बार कमजोर पड़ जाती है। Here the ethical philosophy, यहाँ पर जो ethical philosophy है वो गेट्स वीक वो कमजोर पड़ती है। और ethical philosophy कमजोर कैसे पड़ती है, क्योंकि किसी दूसरे को दी हुई चीजों को वापस लौटा देना है, ये तो मतलब इथिकल फिलोसफी में आता है, अच्छा बात माना। लेकिन यहाँ पर दादाजी वाले एक्शन है वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि कई बार मानव स्वभाव ऐसा है कि इसमें जो सैक्सेंटेड ट्रूथ हैं वो भी मतलब सर्वमान्य सत्य हैं, वो भी कई बार अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। हियर, तो यहाँ पर हियर हम कहेंगे हियर
The idea is clarified. The idea is sponsored. ऐसा आइडिया स्पॉन्सर्ड किया गया है that की ट्रूथ सत्य है वो इज नॉट, वो बड़ा नहीं है, इज नॉट हायर देन लाइफ, जीवन से ऊंचा नहीं होता है, हायर देन लाइफ। ये बस ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में हम टाइप ऑफ प्रोज देखते हैं। इसमें किस प्रकार का प्रोज है, तो देखो दूसरे पॉइंट में टाइप ऑफ प्रोज में आप लिखेंगे टाइप ऑफ प्रोज। आप देखोगे यहाँ पर कि पिछले अपने प्रोज की घंटी आर्गुमेंटेटिव तो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो देखो पहली बात तो ये जो कुछ कह रहा है ये तो मानते हैं कि नरेटर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी जो कुछ कह रहा है उससे एक आनंद आ रहा है हमें, ये लोग आनंद आ रहा है, अर्थात ये एक प्रकार से ऐसे बता भी ऐसे रहा है जैसे उसके साथ में कोई घटना घटी, जैसे कोई कहानी बता रहा है। तो ये नरेटिव स्टाइल है इसकी, तो हम कहेंगे कि नरेटिव टाइप का प्रोज है, तो हम कहेंगे दिस प्रोज पीस, ये जो प्रोज पीस है इज ए नरेटिव, ये नरेटिव है, नरेटिव वन द नरेटर, इसमें द नरेटर इज स्पीकिंग, बोल रहा है, द होल एपिसोड, पूरे एपिसोड को बोल रहा है, द होल एपिसोड पूरे एपिसोड को बोल रहा है, विदाउट एनी पोज, बिना किसी पोज के, विदाउट एनी पोज। ये है अपना हो गया टाइप ऑफ पोज। और अब इसके बाद में जो हम देखेंगे वो इसकी स्टाइल देखेंगे। तो स्टाइल इसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखिए स्टाइल इसकी कैसी स्टाइल है, ये देखो खुद बोल रहा है। तो स्टाइल में दो ही बातें देखी थी हमने, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। तो एक पर्सनल स्टाइल है, तो यहाँ पर हम कहेंगे स्टाइल, ये लो दिस प्रोज पीस is there in personal style, it so seems ऐसा लगता है, seems as if the narrator were exposing what happened with him, जो उसके साथ हुआ उसको मतलब एक्सपोज कर रहा है, happened with him। तो इसलिए ये स्टाइल इसकी जो है वो कैसी स्टाइल है, ये पर्सनल स्टाइल है। अब हम आगे बोल लेते हैं। अब देखिए 4 नंबर जो अपना है वो टोन का है। टोन कैसी है, देखिए टोन, इसकी टोन है वो एंटरटेनिंग है। ये एंटरटेन पर्पज के लिए, एक मनोरंजन के लिए, जैसे कुछ बोल रहा है रीडर को, श्रोता को आनंद आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस प्रोज पीस deals with an entertaining tone, it gives innocent humor and pleasure, humor और pleasure लिखा है, humor and pleasure, innocent humor and pleasure लिखा है, pleasure लिखा है। तो ये टोन हो गई इसकी। और इसके बाद में अब हम लिटरेरी स्ट्रक्चर करते हैं इसका, तो और जगह बना लेते हैं इसके लिए थोड़ी सी नीचे। ये अपना लिटरेरी स्ट्रक्चर 5 नंबर पर लिटरेरी स्ट्रक्चर
लिटरेरी स्ट्रक्चर में देखो फिगर्स ऑफ स्पीच में नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पैथोज दिया है, करुणारस पैथोज, इसमें उमर दिया है, उमर उमर पैथोज उमर, सैटायर सैटायर एटसेट्रा आर द लिटरेरी वेपन्स, आर द लिटरेरी वेपन्स with which the message is strengthened in this passage। और एक ये लाइन तो कौन सी, इसमें जो लिंग्विस्टिक फ्लो है वो सहज है, और साउंड लिंग्विस्टिक फ्लो ऑफ expression goes on throughout the whole passage, ये the whole passage ये। अब इसके नीचे जगह बनाते हैं, और अब की बार हम यहाँ पर 6th पॉइंट पर लिख देंगे समिंग अप। जैसे कि हमने चर्चा की थी, समिंग अप एक अपना क्वेश्चन का डिसिप्लिन है, इसमें लिखना के लिए कोई भी कोई नई बात नहीं है, बस जो कुछ लिखा हमने पहले से वो लिख देंगे विद ए साउंड लिटरेरी आउटपुट this passage seems to be is a unique piece of art, बस ये हो गया है अपना क्रिटिकल एप्रिशिएशन, प्रोज एप्रिशिएशन। इस प्रकार से कोई भी प्रोज पैसेज आता है उसकी आप एप्रिशिएशन कर सकते हो। 2 क्वेश्चन से हमने हल किए, आप भी और भी कैसे भी पैसेज लेकर के उसको हल करने का प्रयास करो, आप कर पाओगे। और कहीं पर दिक्कत होती है तो आप पूछ लो कमेंट में, यहाँ पर लिख करके उससे पूछ लो, आंसर मिल जाएगा, या मेरे फ़ोन नंबर आप सभी के पास में हैं तो फ़ोन करके पूछ लो तुरंत ही, कोई भी दिक्कत आती है तब। बाकी हम अगले लेसन में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।